नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेट की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं और इस प्रॉब्लम का नाम है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपने अक्सर इस प्रॉब्लम का नाम सुना होगा। अगर मैं कुछ इसके सिम्टम बताऊं अगर इंट्रोडक्शन के हिसाब से ताकि आप उसको पहचान सकें, तो इसमें यदि आपको आपके पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, पेट में आपको गैस बनी रहती है, पेट में दर्द रहता है, या फिर आपको पेट जो होता है पेट आपका साफ नहीं होता है, स्टूल करने के बाद में मल त्याग के बाद में भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर आपको कभी लगातार कब्ज रह रहा है, या कभी आपको लगातार डायरिया रह रहा है, दस्त जैसा लगता है, या कभी अल्टरनेट होता है। इसके अलावा आपको मल त्याग के बाद में आपको लगता है कि कुछ म्यूकस जैसा सिक्रेशन हो रहा है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंजाइटी घबराहट रहती है। अगर ऐसी कंडीशन है जो कि देखने को मिल रही है, तो यह आपके जो सिम्टम है ये आईबीएस के हो सकते हैं। आईबीएस आपको पेट से संबंधित एक समस्या होती है, बड़ी आंत की एक बीमारी होती है जो कि आपको बहुत परेशान करती है और बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं इस तरह की समस्या से। आपका किसी काम काज में आपको मन नहीं लगता है। अगर ऐसी समस्या है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, यह जो वीडियो जो है वो आप पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो जो है वो आपके काफ़ी काम का है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस जो है उसके क्या ऐसे लक्षण होते हैं, कैसे उसके कारण होते हैं, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जो कि रिस्क फैक्टर की तरह आपकी इस कंडीशन को आपको बढ़ा सकती है। और इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल में खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें मेडिसिन जो है वो आपको कैसे मदद कर सकती है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आईबीएस होती है, यह आईबीएस एक बड़ी आंत की बीमारी है और इसे नर्वस कॉलोन या स्पास्टिक कॉलोन भी कहा जाता है। अक्सर जो आईबीएस होता है उस आईबीएस में आपको महिलाओं में ज़्यादा इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी महिलाओं को या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा 45 साल की जो एज होती है उससे पहले के जो लोग होते हैं, यानी जो यंग एज ग्रुप होता है, उसमें ये ज़्यादा परेशान करती है, उसमें उनको ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके अलावा यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में आनुवंशिकता है, आपकी फैमिली में किसी को है, तो आपको इसमें होने के आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, संभावनाएं रहती है। इसके अलावा आपको अगर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, आप अगर नेचर की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपका नेचर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। इसके अलावा आपको कभी डिप्रेशन रहा है, या आपको इस तरह का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपने कभी कुछ ट्रीटमेंट लिया है और उसकी वजह से भी आपका मन शांत नहीं रहता है, तो उन लोगों में यह जो बीमारी है वो ज़्यादा परेशान करती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो आपको सूट नहीं करते हैं, किसी तरह की खाने पीने की किसी चीज़ से आपको अगर एलर्जी है, तो उस कंडीशन में भी आपको इसका थोड़ा सा रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यह तो हो गया इसके रिस्क फैक्टर कि आपको किन लोगों को इसका ज़्यादा खतरा होता है। अब अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की या इसके लक्षणों की, तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आपको जो सबसे पहले आपका जो पेट होता है, पेट इसमें आपको लगेगा कि वो डिस्टर्ब है, आपको मल त्याग के बाद में भी आपको संतुष्टि नहीं होती है, आपको ऐसा लगेगा कि अभी पेट साफ नहीं हुआ पूरी तरीके से। मॉर्निंग में उठते हैं, आपको उठते ही आपको जाना होता है, आपको स्टूल को जो है आप होल्ड नहीं कर पाते हैं आपको। इसके अलावा आपको पेट में भारीपन रहता है, पेट में आपको गैस बनी रहती है, पेट में आपको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, मल त्याग में आपको लगेगा कि कुछ म्यूकस जैसा निकल रहा है, और इसके अलावा आपको लगातार या तो डायरिया हो सकता है, यानी दस्त रह सकते हैं, या लगातार आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। कभी कभी अल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है, यानी एक के बाद कभी डायरिया होगा, कभी कब्ज होगा, इस तरह से आपको इसके जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। पेट में और दिमाग में आपका हमेशा एक डिस्कम्फर्ट सा बना रहता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही उनको दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगी, उनका पेट जो होता है वो पेट खराब हो जाता है। या फिर उनको जब भी पेट खराब होता है, उनको किसी तरह के काम काज में उनको मन नहीं लगेगा, सारा जो ध्यान होता है उनका हमेशा पेट पे बना रहता है, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ओवर थिंकिंग उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ दिमाग में उनके चलता रहता है, हो सकता है उनको डिप्रेशन की भी शिकायत हो, और उसकी वजह से उनको काम काज में उनके मन नहीं लगता है, किसी तरह का वो काम होता है वो काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उनका जो वज़न होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका वज़न जो होता है, वज़न नहीं बढ़ता है, उनका वज़न में वो पाते हैं कि वज़न उनका गिर रहा है, वेट लॉस हो रहा है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं आपको आईबीएस तो नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वैसे पर्टिकुलर कारण जो है वो ज्ञात नहीं है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, बट ऐसा माना जाता है कि आपके पेट का जो संबंध होता है वो आपके ब्रेन से होता है, आपके मस्तिष्क से होता है। जब कभी भी आपको दिमाग में कभी उथल पुथल होती है, कुछ हलचल रहती है, आपको माइंड में आपको डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, जिन लोगों को आईबीएस की शिकायत होती है। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन होती है और ब्रेन को जोड़ने वाली जो नर्व्स होती है, उसके अंदर कभी कुछ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपकी जो बड़ी आंत है उसका एक मूवमेंट जो होता है एक पर्टिकुलर एक पैटर्न में होता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
आपने कभी किसी कीड़े को देखा है, तो कीड़े को जब आप चलता हुआ देखते हैं तो आपको देखेंगे कि वो एक बार वो संकुचन होगा और फिर वो वापस से वो फैलता है। इस तरह से जो अगर आप उससे जस्ट एक समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने कभी उसको ध्यान से देखा तो जिस तरह से उसके अंदर जो एक मूवमेंट होता है, उसी तरह से एक मूवमेंट होता है जिसके द्वारा जो आपका खाना होता है वो खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जब कभी भी आपके आँत का जो व्यवहार होता है, व्यवहार में जब बदलाव आता है, या तो उसकी बड़ी आँत का जो व्यवहार है, आप ऐसे देखें कि उसका जो उसमें कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो, यानी जो संकुचन है उसके वो अगर बढ़ गए हैं तो खाने को वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ भेजेगा और उसकी वजह से प्रॉपर डाइजेशन और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पाएगा। उसके कारण क्या होगा कि आपका स्टूल जो होता है, स्टूल आपका जल्दी से आपका शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी वजह से आपको उसमें हो सकता है आपको डायरिया की शिकायत हो जाए, बार बार आपको फ्रीक्वेंटली मोशन के लिए जाना पड़े। और अगर आपके इसके आंत का जो मूवमेंट है वो अगर स्लो हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की आपको शिकायत होना शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से खाने को आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी और आप कब्ज़ से पीड़ित हो जाते हैं। और कभी कभी अल्टरनेट ये दोनों चीज़ें जो है वो देखने को मिल सकती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपकी जब आंत का जो व्यवहार है उसमें व्यवहार में जब बदलाव आएगा, वो जब इरिटेट होगी तो उस वजह से आपको ये समस्या आ सकती है और इस वजह से आपको काफ़ी इरिटेशन बना रहता है, आपको कामकाज में आपको बड़ी परेशानी आती है। इसके अलावा कभी आपको पेट में सीवियर इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। आपको खास तौर से अगर आपको चाइल्डहुड में, जब आप बचपन में आपको अगर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस रहा है तो उसकी वजह से ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। आपकी जो आंतें होती है उसके अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है, उन फ्रेंडली बैक्टीरिया का जब उसमें कुछ डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर आपको कभी कुछ खाने पीने में किसी चीज़ से आपको अगर एलर्जी हुई है या किसी खाने पीने की कोई चीज़ है जो आपको सूट नहीं हो रही है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन जो होती है वो आपको देखने को मिल सकती है या उसमें एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आपको आईबीएस की शिकायत है तो एक तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, अपने आप को बिजी रखें ज़्यादा से ज़्यादा। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से अपने आप को बचाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। और अगर आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो आप उसको अवॉइड करें। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक अगर ज़्यादा लेते हैं तो आप उसको भी अवॉइड करें। अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग करते हो आप उसको भी अवॉइड करें, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा खाने पीने में आप हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट ज़्यादा लें, सलाद लें। फाइबर की मात्रा जितना आप इसमें अच्छी लेते हैं आपके लिए उतना बेहतर रहता है, वो आपको इसमें काफ़ी हेल्प करती है। और इसके अलावा खाने पीने में जो भी आपको आइटम्स जो होते हैं, फूड प्रोडक्ट जो हैं, अगर आपको वो सूट नहीं करते हैं तो आप उसको आप अवॉइड करें, वो नहीं खाएं। ये कुछ बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपको आईबीएस से आपको लड़ने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि इसमें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो आईबीएस होती है, आईबीएस में पेशेंट काफ़ी परेशान रहते हैं और वो अगर सही ढंग से और उचित समय पर अपना होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी उनको रिलीफ महसूस होता है। और वो इसके साथ साथ उनके जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को भी काफ़ी कंट्रोल करने में हेल्प करती है होम्योपैथी। यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो जो है एक और मैं लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको खाने पीने के बारे में, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है आईबीएस को, उसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा आईबीएस से लड़ने में। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।